हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विथ मिस्ट्री। और आज हम लोग 10th क्लास से आगे बढ़ते हुए 12th क्लास को आज हम लोग टच करने जा रहे हैं। और 12th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का, उस चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर एरा। तो मैं आपको गाइस बताना चाहता हूं कि कोल्ड वॉर एरा 1945 से शुरू हुआ था और 1991 में यानी कि 1945 में शुरू हुआ और इसका एंड जो है वह 1991 में हुआ। तो उसके बीच क्या घटना घटता है इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समापन न्यूक्लियर बम के बाद हुआ था। जब अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है फ्रांस और रूस और ब्रिटेन के जो अलाइड है उसमें जो है भाग ले लेता है और हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम यानी कि परमाणु बम गिराता है, जिसके बाद हजारों संख्या में लोग मारे जाते हैं और लाखों संख्या में लोग मारे जाते हैं और काफ़ी जो है विनाश होता है, डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे दुनिया को और अमेरिका को अपनी ताकत का अंदाजा लग जाता है और दुनिया को यह मैसेज पहुंच जाता है कि दुनिया में एक ऐसा भी हथियार है जिसका नाम है न्यूक्लियर वेपन। अगर हम प्राप्त कर लें तो हम किसी भी कंट्री को अपने बस में कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को परास्त कर सकते हैं और अपने कंट्री को किसी भी कंट्री से सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये अंदाजा लगा था 1945 के बाद, जब अमेरिका ने ये बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोल्ड वॉर है ये दो आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक आइडियोलॉजी का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और उस आइडियोलॉजी का नाम था लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। और दूसरा जो आइडियोलॉजी था जिसका नेतृत्व कर रहा था वो था यूएसएसआर, जिसका आइडियोलॉजी था सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो कहने का मतलब यह है कि कोल्ड एरा के अंदर दो आइडियोलॉजी को अपनाने वाले कंट्री के बीच गर्मा गर्मी बहुत हुआ। ऐसा लग रहा था कि दोनों कंट्री के बीच युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोल्ड एरा के अंदर यूएसएसआर और अमेरिका के बीच युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि युद्ध नहीं हुआ। युद्ध हुआ, छोटे छोटे कंट्री के बीच अमेरिका ने हमला किया। ऐसे कंट्री जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को अपना रहे थे, ऐसे कंट्री जो सोशलिज्म को अपना रहे थे, वहां पे अमेरिका ने हमला किया। तो उसका पूरा स्टोरी इसके अंदर दिया हुआ है कोल्ड एरा के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1945 के बाद अमेरिका, जैसा कि आप जानते हैं कि एक एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री है और ये पूरे दुनिया में कैपिटलिज्म को फैलाना चाहता है। अब आपके मन में आता होगा कि ये कैपिटलिज्म होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैपिटलिज्म का मतलब होता है ऐसा देश जहां पे इकोनॉमिक्स जो सिस्टम है, अर्थव्यवस्था है, वह सरकार के हाथ में ना होकर के प्राइवेट कंपनी के हाथ में हो, प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिज्म कहा जाता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा व्यवस्था देश के अंदर जिसमें इकोनॉमिक सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में ना होकर के प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में हो, उसको हम लोग
कैपिटलिज्म कहते हैं। और इंडिया में दोनों है, यानी कि इंडिया में कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है, जिसको बोला जाता है मिक्स इकोनॉमी। तो अब हम लोग जाने कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। कैपिटलिज्म तो मैंने बता दिया, जो अमेरिका पूरे दुनिया में इसको बढ़ावा देना चाहता है, इसको स्प्रेड करना चाहता है। अब सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ और कम्युनिज्म का मतलब क्या हुआ। कम्युनिज्म जो है, सोशलिज्म जो है, इस आइडियोलॉजी में बिलीव करता है कि देश के अंदर जितने भी अर्थव्यवस्था है, जितने भी कंपनी है, जितने भी स्कूल है, जितने भी बैंक हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी सेक्टर हैं, सारे गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए और इसका अथॉरिटी प्राइवेट ऑनर या प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। ये आइडियोलॉजी यूएसएसआर ने अपनाया था 1900। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएसएसआर में 1917 में रेवोल्यूशन हुआ था और 1917 के बाद यूएसएसआर में सारे प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर किया गया था और यूएसएसआर का ये फॉरेन पॉलिसी बन गया कि वो दुनिया में चाहता था कि कैपिटलिज्म ना बिल्कुल फैले और पूरे दुनिया में जो है सोशलिज्म फैले, सारा सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में हो। दूसरी तरफ अमेरिका में आज भी और उस समय भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हुकूमत कर रहे थे, जिनका उद्देश्य था कि दुनिया के अंदर एंट्री करना और एंट्री करके जो है प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा देना, ग्लोबलाइजेशन का बढ़ावा देना, कैपिटलिज्म का बढ़ावा देना, ताकि ये जो नेचुरल रिसोर्स है देश के अंदर, आज भी दुनिया में जहां भी नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन, कॉपर और भी बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्स है, उसको जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो अमेरिका की, वो कैप्चर की हुई हैं। इनका मेन मकसद है दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म को फैलाना और जो नेचुरल रिसोर्स है उसके ऊपर कब्जा करना। तो इसका मोटिव किसका था? ये मोटिव था अमेरिका का। अमेरिका का उद्देश्य था कि दुनिया में हमें कैपिटलिज्म लाना है, दुनिया में हमें डेमोक्रेसी लाना है और सोशलिज्म को नहीं फैलने देना है। और इसको लेकर के अमेरिका ने 1947 में 1947 में अमेरिका ने, यूएस ने एक कॉन्टेनमेंट जारी किया और उसका मकसद था कि दुनिया में कहीं भी कम्युनिज्म फैलेगा, कहीं भी सोशलिज्म फैलेगा, उसको रोकेंगे और हर तरीके से वह जो है कैपिटलिज्म को बढ़ावा देंगे। तो ये जो आइडियोलॉजी को लेकर के जो है जो उद्देश्य था दोनों कंट्री के बीच, एक वार की तरफ बढ़ा, लेकिन दोनों कंट्री के बीच लड़ाई नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट कि अमेरिका ने कोल्ड वार एरा के अंदर कई ऐसे कंट्री का गर्दन दबाने की कोशिश किया, जहां पे अमेरिका ने देखा कि यहां पे प्राइवेट सेक्टर को खत्म करके और यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है। तो पहला मैं नाम देना चाहूंगा कि अमेरिका ने जब कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, वहां पे सोशलिज्म आया, यानी कि सरकार ने सारे सेक्टर को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जो है डिक्लेयर किया, तो अमेरिका ने 1950 में नॉर्थ कोरिया पे हमला किया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वियतनाम ने डिसाइड लिया कि हमारे कंट्री में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, तो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा और सारे सेक्टर गवर्नमेंट होंगे, तो 1954 में अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हंगरी ने 1956 में जब ये पॉलिसी अपनाने की कोशिश की कि सारे सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर होंगे, तो 1956 में 1956 में अमेरिका ने हंगरी पे हमला किया। उसके बाद से 1968 में अमेरिका ने चेकोस्लोवाकिया पे हमला किया। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइवेट सेक्टर को खत्म करके गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा था। उसके बाद अगला जो नंबर आता है 1962 में क्यूबा में अमेरिका जो है
प्लान कर रहा था हमला करने के लिए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोल्ड एरा के अंदर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच वार नहीं हुआ, वेपन की लड़ाई नहीं हुआ, मिलिट्री लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे कंट्री को अमेरिका ने दबोचने की और गर्दन दबाने की जरूर कोशिश की। तो अब आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है। जब पूरे दुनिया को यह पता चल गया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के डेट में कोई भी कंट्री अगर परमाणु बम बना लेता है, अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, तो यकीनन दूसरे कंट्री उसके ऊपर हमला करने के लिए लगभग 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जिससे हम दूसरे कंट्री के ऊपर दबाव बना सकते हैं, दूसरे कंट्री से अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसको भली भांति यूएसएसआर जानता था। और अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन के बाद यूएसएसआर ने 1949 में, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएसएसआर ने 1949 में न्यूक्लियर बम को जो है लॉन्च किया, और वह भी जो है परमाणु प्राप्त कंट्री बन गया। और यूएसएसआर को यह बात अच्छी तरह से पता था कि अमेरिका 1962 में क्यूबा पे हमला करने वाला है। क्यों हमला करने वाला है? क्योंकि क्यूबा में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ गया था, और वो सारा नेचुरल रिसोर्स, जिसके अंदर कोल है, जिसके अंदर आयरन ओर है, जिसके अंदर कॉपर है, सबका वो गवर्नमेंट नेशनलाइज कर रहा था, यानी कि गवर्नमेंट ऑथराइज कर रहा था, जिसको लेकर के अमेरिका को इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और अमेरिका जो है क्यूबा पे हमला करने वाला था 1962 में, और फिडेल कैस्ट्रो जो प्रेसिडेंट था क्यूबा को, उसको हटाना चाहता था, और चाहता था कि ऐसा गवर्नमेंट बने जो प्राइवेटेशन का बढ़ावा दे, जिसको लेकर के यूएसएसआर को पता था कि अगर अमेरिका के हमले से क्यूबा को बचाना है तो हमें वहां पे एक ऐसा हथियार देना पड़ेगा, ऐसा बम देना पड़ेगा क्यूबा को, जो अमेरिका हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो 1917 के बाद जो है रूस में आया था। उसने न्यूक्लियर बम जो है क्यूबा को सौंपता है, और क्यूबा को सौंपने के बाद जो है ऐसा स्टेज आ जाता है, ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड में एक बार फिर जो है बहुत भयानक युद्ध होने वाला है। और वो जो स्टेज था, वो स्टेज जो है कोल्ड वॉर का बहुत ही हाई स्टेज था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे यूएसएसआर और अमेरिका के बीच लड़ाई होने वाला है। लेकिन जैसे ही अमेरिका को पता चलता है कि क्यूबा में यूएसएसआर ने वहां पे न्यूक्लियर बम जो है उसके हाथों में सौंप दिया है, उसके बाद जो है न्यूक्लियर बम सौंप, उसके बाद क्या होता है? जैसे ही अमेरिका को पता चलता है कि क्यूबा को यूएसएसआर ने न्यूक्लियर बम वहां पे सप्लाई कर दिया है, और ऐसे हालात में जो है अमेरिका ने सूझबूझ का फैसला लिया, और अगर अमेरिका हमला करता क्यूबा के ऊपर तो यकीनन जो है महाविनाश हो जाता, और जो है इसके अंदर जो है न्यूक्लियर वार की संभावना ज़्यादा थी, जिसके बाद से एक समझौता हो जाता है यूएसएसआर और अमेरिका के बीच, और उसके बाद शांतिपूर्वक सहमति से जो यूएसएसआर है अपने जो जहाजी बेड़ा था, उसकी जहाजी बेड़ा जो वहाँ लगा रहा था कि क्यूबा पे अमेरिका हमला करने वाला है, उस जहाजी बेड़ा को जो है यूएसएसआर फिर वापस जो है विड्रॉ कर लेता है। और इस तरीके से जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, जो एक लास्ट स्टेज में पहुंच गया था,
और ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड में एक बार फिर युद्ध होने वाला है और ये युद्ध न्यूक्लियर बम के साथ शुरू होने वाला है। ये नहीं हो पाया और जो है इसका जो है समापन हो गया, क्योंकि जो है यूएसएसआर का जो जहाजी बेड़ा था उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया और फिर इस तरीके से ये है आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं गाइस कि जिस तरीके से अमेरिका ने अभियान चलाया कोल्ड वार एरा के अंदर, जो कि कोल्ड वार एरा 1991 तक चला और 1991 में यूएसएसआर लगभग 15 कंट्री में टूट गया, बट गया और फिर जो है पूरे दुनिया में जो 2 सुपर पावर हुआ करते थे वो केवल आज के डेट में एक सुपर पावर हो गया है, वो है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और कहने का मतलब ये है कि कोल्ड वार एरा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर बम नहीं होता, उसके पास न्यूक्लियर बम था, तो मेरा 100% दावा है कि अमेरिका यूएसएसआर को मार दिया होता। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यूएसएसआर एक पावरफुल कंट्री था और उसके पास न्यूक्लियर बम था। तो आज के लिए ये सेशन काफ़ी है और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।